हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जिस तरीके से कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है, रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है, उसी तरीके से हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों होती है? जैसे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू का कैपेसिटेंस चाहिए, आपके पास एग्जैक्ट उस वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कई कैपेसिटर्स लोगे और उनको कनेक्ट करोगे। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करें कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना मिले जितना हमें चाहिए। सेल्स के केस में भी यही ट्रू है। अगर मान लो मुझे 5 वोल्ट चाहिए किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, और 5 वोल्ट एग्जैक्ट मेरे पास 5 वोल्ट का सेल अवेलेबल ही नहीं है, और छोटे छोटे हैं 1-1 वोल्ट के या 2-2 वोल्ट के या 1.5 वोल्ट के, तो मैं उन्हें कैसे लगाऊं? सीरीज में, पैरेलल में मिक्स करके कैसे लगाऊं कि मुझे जितना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में उतना मिल सके, है ना? तो आओ शुरू करते हैं। इसकी भी 2 कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे नॉर्मल बाकी चीज़ों की होती है, रेजिस्टर्स की होती है, कैपेसिटर्स की होती है, यहाँ पर भी क्या है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको बता दूँ, इस लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वर्कशीट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसके बाद। ओके, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बच्चों। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हम मतलब मैं अकेला बता चुका हूं आपको कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है ना? तो मैं उसमें तो जाऊंगा नहीं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वाला वीडियो देख लो बच्चों, आपको सीरीज और पैरेलल का मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 सेल्स आपने सीरीज में लगाने हैं। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सेल का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, लिटरल मीनिंग, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सेल के साथ सीरीज में लगाना है, ठीक? तो हमारे पास यहां पर 2 सेल्स हैं बच्चों। 2 के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको बहुत सारे सेल्स पे लगा लेंगे आगे। हमारे पास 2 सेल्स हैं बच्चों। एक सेल ये रहा और ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक सेल ये रहा और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 2 सेल हमने सीरीज में लगा दिए। सीरीज का मतलब यही होता है ना भैया कि एक का ये एंड जहां खत्म हुआ, दूसरा का वो दूसरा एंड वहां से क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक? ये आपका एक सेल रहा और ये रहा आपका दूसरा सेल, ठीक? समझ में आई बात? ओके, मान लो ये वाला जो सेल है इसका ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस है R1। ये वाला जो सेल है इसका ईएमएफ है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2, ठीक? ये पॉइंट यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये पॉइंट है A, मान लो ये पॉइंट है B, मान लो ये पॉइंट है C। मान लो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, है ना? A और B के बीच में। मान लो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है VBC, B और C के बीच में, और ये पूरा क्या है? VAC। याद करो फॉर्मूला क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया है कि जैसे ये सेल है और ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का ईएमएफ है E, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो यहां से लेकर यहां तक जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सो V होता है E माइनस IR, है ना? याद आ गया होगा आपको। अब ये दोनों सीरीज में हैं और हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। हालांकि अभी 12th के लिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टॉपिक नहीं पढ़ाया है क्योंकि इस साल के लिए वो सिलेबस में नहीं है, यानी कि 2021 के एग्जाम में वो नहीं आएगा। बट 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सीरीज में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उन सब में करंट क्या होता है? सेम होता है। और अगर आप भूल गए हो तो 10th के लिए मेरा वीडियो है, आप सर्च कर सकते हो, मनदीप एजुकेशन एकेडमी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्लास 10, उसमें क्लियर किया गया है। किसी को रिवाइज करना हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो उसमें जाके देख सकता है, ठीक है? तो सीरीज में जो है वो करंट होता है सेम। अब मान लो इसमें करंट है I इस ब्रांच में, तो ये पूरे में करंट क्या रहेगा? I रहेगा। ये I है, ये I है,
ये I है, तो पूरे में करंट क्या रहेगा, I रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसे क्यों बनाया है भाई? करंट कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है सेल के, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे इस तरफ नहीं बनाना ना, ये करंट की करेक्ट डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ठीक, समझ में आई बात? ओके, सो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं VAB के लिए, यानी कि इतने हिस्से के लिए, तो इतने हिस्से में EMF कितना है, E1 माइनस करंट है I, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, तो इतने पार्ट के लिए हमने लगाया है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लगाते हैं BC पार्ट के लिए, इतने हिस्से के लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस I R2। ठीक, अगर मैं पूरे AC के लिए लगाता हूं VAC, तो VAC जो है वो होगा VAB प्लस VBC। VAC क्या होगा, VAB प्लस VBC। सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, है ना, यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज। ये वैल्यू जरा यहां पे पुट करी जाए, VAB प्लस VBC, E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक, अच्छा यहां लिख लें, यहां लिख लें, यहां लिख लें, यहां लिख लें, इसको ऐसे लिखे E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज कर लिया ना, इन दोनों को पहले लिख लिया, माइनस I इन दोनों से कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, ऐसे इसको हमने लिख लिया VAC, यानी यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अगर A और C के बीच में एक सिंगल सेल लगा होता जिसका EMF होता E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस होता R इक्विवेलेंट, तो क्या हम लिख सकते थे VAC इज E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट? भैया करंट तो उसमें से भी I ही फ्लो करता, क्योंकि इस ब्रांच में करंट I है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, हम यही तो निकालना चाह रहे हैं कि इन दोनों सेल्स की जगह अगर एक सिंगल सेल लगा होता तो उस सिंगल सेल का EMF कितना होता, यानी कि ये दो मिलके किस एक सिंगल सेल के बराबर EMF हमको दे पा रहे हैं व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितना होता बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या मिलेगा तुमको? VAC की जगह VAC है, E इक्विवेलेंट की जगह है ये, माइनस I अपनी जगह है, और R इक्विवेलेंट की जगह है R1 प्लस R2, विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज रेजिस्टर वाइज देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में है ना रेजिस्टर, तो R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E इक्विवेलेंट की जगह हमें क्या मिला, E इक्विवेलेंट की जगह हमें मिला, E इक्विवेलेंट की जगह हमें मिला E1 प्लस E2, E इक्विवेलेंट की जगह हमें मिला E1 प्लस E2, यानी कि सेल्स अगर सीरीज में लग जाएं तो उनकी EMF जो है ऐड हो जाती है। अगर हमारे पास दो सेल्स है 1.5 तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट का हमको EMF मिलेगा। कुछ टॉयज होते हैं ना, जैसे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में दो सेल डलते हैं। दो सेल क्यों डलते हैं बच्चों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल को काम करने के लिए चाहिए 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमारे पास जो सेल अवेलेबल है वो 1.5 वोल्ट का है, 3 का ही क्यों नहीं बना लेते? एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता ना बच्चों। हमने फिक्स कर लिया कि हमारे पास इसी साइज का और इसी वोल्टेज का सेल होगा जो कॉमनली मिलेगा। जो छोटा वाला आपका सेल होता है ना, जो रिमोट में, टॉय में, हर जगह डलता है, उसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, उसका EMF होता है 1.5 वोल्ट। वो हमने स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है कि सेल का साइज इतना होगा, उसकी वोल्टेज इतनी होगी। अब कंपनी जब अपना डिवाइस बना रही है तो वो उसी चीज को माइंड में रख के उसके सेल टर्मिनल्स बनाएगी, उसके वो खांचे बनाएगी जिसमें सेल डलेगा, सॉकेट्स अंग्रेजी, ठीक है, वो बनाएगी जिसमें सेल डलेगा। आप सोचो कि हर कंपनी अपनी मर्जी से कितने भी साइज का वो सॉकेट बना दे जिसमें सेल डलेगा, तो आपको हर एक चीज के लिए अलग से सेल खरीदना पड़ेगा। ये टॉय खरीदा तो इसके सेल अलग से खरीदो, ये टॉय खरीदा तो उसके लिए दूसरा टाइप के सेल खरीदो, नहीं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। तो हमने स्टैंडर्ड सेट करा हुआ। तो रिमोट में दो सेल जो डलते हैं आपके, वो सीरीज में डलते हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो उनको ऐसे लंबाई में नहीं डाला है, हमने तो हमेशा रिमोट में ऐसे डाले हैं सेल। तो ठीक है बच्चों, आपने ऐसे ही डाले हैं, लेकिन अंदर से ये मेटेलिक वायर से ऐसे जुड़ा रहता है ना, इसीलिए तो
इसीलिए तो आपको एक सेल ऐसे डालना पड़ता है, दूसरा उल्टा डालना पड़ता है, तभी तो जाके ऐसे बैठेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो एक, है ना, जो दोनों एक साथ डालते हो, एक सीधे डालते हो, एक उल्टा डालते हो, इसीलिए। अच्छा, एक चीज और आपको मैं इसमें बताऊं, वो ये कि अगर आपके ये दोनों सेल्स, अभी ये कैसे कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये ऐसे कनेक्टेड हुए कि या तो दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड हैं या दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड हैं बच्चों, तो दोनों ही केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 माइनस E2। और किसमें से कौन सा वाला सब्ट्रैक्ट करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो रिमोट में होता है ना कि अगर आप दोनों सेल्स एक तरह के डाल दो, मतलब एक साथ डाल दो, जैसे आपने एक सेल डाला ऐसे, दूसरा भी डाल दिया ऐसे, अब ये अंदर से कनेक्टेड है, तो रिमोट क्यों नहीं चलता, बिकॉज ये दोनों आपस में आपने पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए ऐसे, और दोनों का ईएमएफ बराबर है 1.5 प्लस 1.5 प्लस नहीं सॉरी माइनस 1.5 माइनस 1.5, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा 0, तो रिमोट नहीं चलेगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर आप कहीं से एक सेल ले आओ 4.5 वोल्ट का, इसी साइज का, शायद मिलता हो, आई डोंट नो, 4.5 वोल्ट, और ये ले लो 1.5 वोल्ट, तो 4.5 माइनस 1.5 3, और उसको कितना चाहिए था, 3 ही चाहिए था, तो आपका रिमोट चल जाएगा। बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इस साइज के हमारे पास 4.5 वोल्ट के सेल अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात। सो दिस वाज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले उसका फॉर्मूला डिराइव कर लें, ये तो बहुत इजीली डिराइव हो गया, उसका डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो पूछे जाते हैं, सीबीएसई की तैयारी चल रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो सेल्स हमने लगा दिए पैरेलल में, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, इसका ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। दोनों ही सेल्स के एक एक टर्मिनल A पे है और एक एक टर्मिनल B पे है, तो जो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इन दोनों सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। समझ में आई बात। ओके, सो देखो इसके लिए भी यही इक्वेशन लगाई जाए दोनों सेल्स के लिए, तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं। अच्छा, करंट देख लें पहले। यहां से मान लो I करंट आया तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग है ना, तो करंट सेम नहीं होगा। पिछले वाले केस में क्या सेम था, करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। इस वाले केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट अलग है। समझ में आई बात आपको, ठीक है। सो शुरू करें। ये इक्वेशन है V इक्वल टू E, पहले वाले के लिए लगा रहा हूं E1 माइनस I1 R1, दूसरे वाले के लिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। भाई E तो सेम है, सॉरी V तो सेम है ना दोनों का। अब हम क्या करें, हमारे पास एक इक्वेशन है कि I जो है, सिंस I इज I1 प्लस I2, I क्या है, I जो है वो I1 प्लस I2 है ना। करंट ये जो है यही तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। I1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी जरा बताओ, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, I1 की वैल्यू आएगी E1 माइनस V बाय R1, है ना। I1 की वैल्यू आएगी E1 माइनस V बाय R1 और I2 की वैल्यू आएगी E2 माइनस V बाय R2। अब हम करें क्या इस इक्वेशन का, हम फिर से एक इस तरह की इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं और कंपेयर कर लेंगे। जो इसकी जगह होगा, जो इसकी जगह होगा वही क्या होगा, E इक्विवेलेंट, है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इसकी जगह तो एक्सपेक्टेड है, ये तो R इक्विवेलेंट है ना, ये दोनों पैरेलल में है रेजिस्टर्स,
तो जब दो रेजिस्टर्स R1 R2 वैल्यू के पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, शॉर्टकट आपको बताया हुआ है कैपेसिटर्स वाले में। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्या करें, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें, यहां पर लिख दें E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बहुत जगह है नीचे। अच्छा, पर हमें तो इसको इस फॉर्म में लाना है, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, हमें तो इसको इस फॉर्म में लाना है ना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए V एक तरफ होना चाहिए, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर दें, इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये V हो जाएगा, एलसीएम ले लो, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दें, इसका भी एलसीएम ले लें, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। ठीक, ये पूरा उधर भेज दो, क्यों, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ V चाहिए ना। यहां पे किसी भी डेरिवेशन के बच्चों इक्वेशन स्टेप्स जो हैं वो रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही लॉजिकल से स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे क्लियर लॉजिक है भैया, हमें इस टाइप की इक्वेशन चाहिए और V के साथ ये जो फालतू की टर्म है उसको उधर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इस तरफ सिर्फ V चाहिए। सो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, क्लियर, ये कैंसिल हो गया, आ गई फाइनल इक्वेशन, E1 R2 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये तो मैंने कहा था ये एक्सपेक्टेड है, R इक्विवेलेंट की जगह यही आएगा। अब आप कंपेयर कर लो, अब आप कंपेयर करो, V की जगह V है, माइनस I की जगह माइनस I है, R इक्विवेलेंट की जगह वही है जो होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, यानी कि E इक्विवेलेंट की जगह आया ये। सो व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट EMF इज दिस। ये आप फॉर्मूला दो सेल्स के लिए याद रख सकते हो, N सेल्स के लिए क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक, क्लियर, ओके। अगर E1 और E2 बराबर हों, यहीं पे पुट कर दो, अगर दोनों आइडेंटिकल सेल्स हों, मान लो जिनका EMF भी बराबर है, नॉट ओनली E1 E2 बट आइडेंटिकल सेल्स हों, R1 R2 भी बराबर है, मान लो इक्वल EMF को हमने E ले लिया, इक्वल रेजिस्टेंस को हमने R ले लिया, E इक्विवेलेंट इन दैट केस विल बी ER प्लस ER, 2ER अपॉन 2R, क्या आएगा E तो एक का भी था, दो आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाकर हमको वही EMF मिला जो एक का था, तो दो को मैं लगाऊं क्यों, एक से मेरा काम हो ही रहा है। बट रेजिस्टेंस क्या मिला, R इक्विवेलेंट विल बी R बाय 2, है ना, R स्क्वायर बाय 2R, R बाय 2, रेजिस्टेंस आधा रह गया। आइडेंटिकल सेल्स को भी हम लोग पैरेलल में लगा सकते हैं बच्चों, उसमें हमको वोल्टेज वाइज कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमको फायदा होगा किस में, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला आपका 2 के लिए। अगर n सेल्स आपके कनेक्टेड हो पैरेलल में बच्चों, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होगा ये, वो आप याद रख सकते हो, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 E2 बाय R2 E3 बाय R3 एंड सो। ठीक है, 2 पे लगाओ ये फॉर्मूला, 2 पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, यहीं पहुंच जाओगे। देखो 2 पे ये फॉर्मूला लगाओ,
E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट E1 बाय R1 सॉरी प्लस E2 बाय R2। तो इनका ले लो एलसीएम, क्या आएगा R1 R2, ऊपर क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1, है ना। ये R इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई कर दिया, R इक्विवेलेंट उधर चला गया, बट R इक्विवेलेंट है क्या, दोनों पैरेलल में लगे हैं। R इक्विवेलेंट है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E इक्विवेलेंट आया E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। कोई आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपके सेल्स हैं सीरीज और पैरेलल में, इनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल करें, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो आपके पास एक ये सेल लगा है 2 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। यहां पर आपका एक सेल लगा है, 2 सेल हम लगा देते हैं यहां पे। मान लो ये है 3 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये है 2 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक। और एक यहाँ पे आपके लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का। खुद ही बनाया हमने क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है बस, ठीक। इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बट वो तो आप कर ही लोगे, प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फंडा इस साल के लिए सिलेबस में है भी नहीं। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे इसका, और हम निकालेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है, ठीक। तो आप देखो, ऊपर वाला तो एक अकेला सेल है ना। नीचे वाली ब्रांच में आपके 2 सेल्स लगे हैं सीरीज में। पहले इनको सॉल्व कर लो, सीरीज में ये लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ये लगे हैं। इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा 3 + 2 5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 3 + 2 5। तो ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो गया, और यहां पर तो इस वाले सेल को तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं, ये 2 वोल्ट का सेल लगा रहेगा, 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 वोल्ट, और इसके साथ आप ये मान लो 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अब ये सिंगल सेल की तरह एक बिहेव करने लगेगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह। सॉरी, मैं बहुत गंदे जोक मारता हूँ, आई नो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। 10 ओम, ये हमारा सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ दीज 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनको सॉल्व कर लो। E इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल के लिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये रहा आपका फॉर्मूला। 2 के लिए 2 से ज्यादा होता है ये लगा लो, ठीक। क्या आएगी वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 × 5 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 × 2। आंसर वही आना है, 2 × 5 करो या 5 × 2 करो। खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान खरबूजे का ही है। जानी R1 + R2 2 + 5 7। E इक्विवेलेंट 10 + 10 20/7 वोल्ट। E इक्विवेलेंट इज 20/7 वोल्ट। R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है ना बच्चों, 5 × 2/5 + 2 10/7। Now finally this circuit is reduced to a single cell organism, नहीं बोलूंगा इस बार, ये बाय नहीं सॉरी, एक सिंगल सेल बचा। जैसे स्टेप वाइज सॉल्व करते थे कैपेसिटर्स के लिए, या 10th में करते थे रेजिस्टर्स के लिए, बस वैसे ही आपने कर देना है सेल्स के लिए। अब फाइनल हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन हमारा बन गया, इतना सा प्यारा सा, कि इसमें आपको आई निकालना है, तो निकाल लो ना भैया। दिस प्लस दिस, ये दोनों सीरीज में, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बिहेव करता है जैसे एक्सटर्नल वाले के साथ सीरीज में हो। सो 10/7 प्लस 10, दिस विल गिव अस 80/7, है ना। R इक्विवेलेंट, जो R है, R कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, 80/7
7 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और 20/7 V है, तो I कितना होगा? I होता है V/R, 20/7 अपॉन 80/7 1/4 एम्पियर, यानी कि 0.25 एम्पियर इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। समझ में आई बात आपको? 2 की बजाय 3 सेल लगा देगा, 3 ब्रांचेस कर देगा, क्या फर्क पड़ता है? अब तो आप चैंपियन हो गए हो, इसमें कर ही लोगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना बच्चों, वर्कशीट नीचे से डाउनलोड कर लो, उसको प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन आपके पास है, दे मारना कमेंट। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्रैक्टिस करो, ऑल द वेरी बेस्ट।